मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्टली थैंक यू के सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो रिसेंटली जब गवर्नमेंट बजट लेके आई थी उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2024 आया, उसके अंदर जीएसटी एक्ट में काफ़ी सारे चेंजेस प्रपोज किए गए, लेकिन वो सभी चेंजेस जीएसटी एक्ट के अंदर इंक्लूड तो कर दिए गए थे लेकिन उन्हें एनफोर्स नहीं किया गया था। मेजरली अगर अपन देखें जो जीएसटी के प्रोविजंस थे, जो चेंजेस थे, अमेंडमेंट थे, वो फाइनेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 114 से लेके 11157 के अंदर कवर हो रहे थे, और जिसको गवर्नमेंट ने अबेयंस के अंदर रखा था कि उन्हें हम एनफोर्स आगे जाते हुए करेंगे। इफेक्टिव तो उसमें से काफ़ी सारे प्रोविजंस पहले से थे, लेकिन जो एनफोर्समेंट था वो गवर्नमेंट ने बाद में जाके करने के लिए रखा। तो इसके लिए आगे जाते हुए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन नंबर 17/2024 इशू किया, और उसमें से काफ़ी सारे प्रोविजंस तो नोटिफिकेशन की डेट से ही एनफोर्स कर दिए, लेकिन जो उसके अंदर सेक्शंस थे फाइनेंस एक्ट के 114 से लेके 117, 119 से लेके 141, 143 से लेके 147, 149, 151 से लेके 157, ये सब 1 नवंबर से एनफोर्स किए। तो आज अपन इन सभी सेक्शंस को डिस्कस करेंगे फाइनेंस एक्ट के। तो मैं फाइनेंस एक्ट पे चलता हूँ। तो सबसे पहले जो अमेंडमेंट किया गया वो सेक्शन 9 के अंदर किया गया, लेवाई के सेक्शन के अंदर किया गया। तो जैसे अपन को पता है कि जो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन है उसे तो ऑलरेडी लेवाई से बाहर रखा गया, लेकिन जो एक और क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट मान लीजिए आप, जो अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल है या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट है, जो यूज में आती है एल्कोहलिक लिकर बनाने के लिए, जो ह्यूमन कंजम्पशन में यूज होगी, तो उसे भी एडिशनली सेक्शन 9 के लेवाई के अंदर सेक्शन में एक्सेप्शन में डालते हुए उसे भी जीएसटी के एम्बिट से स्पेसिफिकली बाहर कर दिया। तो ये पहला अमेंडमेंट ये किया गया सेक्शन 9 के अंदर। उसके बाद एक नया सेक्शन जो इंसर्ट किया गया, जो कि एप्लीकेबल होगा एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स के लिए 2024-25 ऑनवर्ड्स के लिए, सेक्शन 74A। तो उसको लेके काफ़ी सारी जगह एडिशंस किए गए। तो जैसे सबसे पहले जो एडिशन किया गया सेक्शन 74A का सेक्शन 10 के अंदर किया गया सॉरी। तो सेक्शन 10 के अंदर जो 74A का एडिशन किया गया, सेक्शन 10 के सबसेक्शन 5 के अंदर ये एडिशन किया गया। सबसेक्शन 5 बेसिकली वो केसेस कवर करता है जहां पे आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन फिर भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हुए चलते हैं। तो ऐसे केस के अंदर गवर्नमेंट आपके ऊपर नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स का डिटर्मिनेशन कर सकती है। तो अब उसके लिए फ्रॉम 24-25 ऑनवर्ड्स उन्होंने सेक्शन 74A को भी यहाँ पे इंसर्ट करते हुए चल रही है गवर्नमेंट। इसके बाद एक नया सेक्शन 11A को भी इंसर्ट किया गया। सेक्शन 11A बेसिकली बात करता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे कोई जनरल ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से जो ट्रेड है, इंडस्ट्री है, वो या तो टैक्स कम पे कर रही है या फिर जो टैक्स पे ही नहीं कर रही, तो ऐसे केसेस के अंदर गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेवी करने के राइट को अपना फोरगो कर सकती है। तो अगर मैं सेक्शन 11A देखूं तो वो नॉट विथ स्टैंडिंग से स्टार्ट होते हुए ये बोल रहा है कि ये पूरे एक्ट को ओवरराइड कर रहा है, और ये बोल रहा है कि अगर कोई प्रैक्टिस थी जो जनरली प्रेविलेंट थी इंडस्ट्री के अंदर, ट्रेड के अंदर, जिसकी वजह से जो सेंट्रल टैक्स था, जो लाइबल थे वो ट्रेड जो इंडस्ट्री पे करने के लिए, वो या तो लेवी नहीं किया जा रहा था, या फिर अगर वो लेवी किया जा रहा था तो वो एक कम रेट से लेवी किया जा रहा था, जो एक्चुअल लेवी करने की रेट थी वो हायर रेट थी। तो ऐसे केस के अंदर गवर्नमेंट काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद नोटिफिकेशन लाते हुए उसे फोरगो कर सकती है अपने लेवी के राइट को। तो ये एक सेक्शन 11A नया इंसर्ट किया गया। तो बेसिकली अगर आगे जाते हुए इसके अंदर कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं तो जो ट्रेड के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। ओके इसके अच्छा प्रतीक, एक बार ऊपर आओ, ऊपर। यस सर। ये जो अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट, यस सर, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यस सर, और उसके ऊपर था अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यस सर। इसका इफेक्ट क्या आएगा अनडीनेचर्ड? अब देखिए, अब मैं एक हमारे भैया हैं जो बॉटलिंग करते हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा भैया कैसे पता लगेगा कि ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है या नहीं, और इसको यहां से आने से इफेक्ट क्या हो रहा है। मान लो ये जो अल्कोहल की इंडस्ट्री है वो अल्कोहल कैसे बनाती है, ये कंसंट्रेटेड लिकर खरीदती है और उसको फिर वो डाइल्यूट करके अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बनाती है, करेक्ट? तो इसका इफेक्ट एक बार बताओ, फिर मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आई वांट यू टू से। सर पहले ये इशू आ रहा था कि जो अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल थी उसको स्पेसिफिकली एग्जाम लेवाई से बाहर नहीं रखा गया, तो उस पर जीएसटी लगता था। उस पर
केसेस आ रहे थे, क्योंकि एक स्पेसिफिकली लेवाई से बाहर नहीं रखा गया उसे, ठीक है। जो प्रॉपर फाइनल प्रोडक्ट था उसे जीएसटी से बाहर रखा जा रहा था। और Correct. जबकि अल्टीमेटली ये चीजें जो है ये भी अल्टीमेटली उसी के प्रोडक्शन में यूज आ रही है, तो उसे भी अब एक्सक्लूड कर दिया है। ये ठीक है, ये मतलब इसका मतलब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। यस सर। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। तो पहले क्या हो रहा था, इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे जीएसटी लग रहा था और उसका क्रेडिट अल्कोहलिक इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा था। आज के डेट में इसको खरीदने पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर इसको खरीदने पे जीएसटी नहीं लगेगा, मान लो मैं बंगाल में फैक्ट्री है, यूपी से खरीद रहा हूं मैं, तो मेरे को पर अब जीएसटी नहीं लग रहा, तो लेकिन कौन सा टैक्स लगेगा अब? सर जो स्टेट लेवल वैट एक्साइज जो भी है, सीएसटी लगेगा। यूपी से वेस्ट बंगाल सीएसटी लग जाएगा। यस सर। जीएसटी 4% लगेगा, उसका भी मुझे क्रेडिट नहीं मिलने वाला। वो कॉस्ट बनेगा, सिर्फ 4% कॉस्ट बनेगा, पहले 18% कॉस्ट बन रहा था। ओके सर। और किसी को इसमें कुछ कहना है? अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ये याद रखिएगा, ये कंसंट्रेटेड स्पिरिट है और इसमें ये नहीं लिखा हुआ है अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये लिख रहा है यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एनीवन हु वांट्स टू ऐड समथिंग? तो इसमें 4% वैट लगेगा केवल। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी लगेगा 4% या 2% शायद हो गया था। ओके। और अगर इंट्रा है तो वैट लगेगा। वैट का रेट तो आप हर एक स्टेट का अलग अलग हो ही सकता है। करेक्ट। 11A में 11A विल बी यूज इन रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस, क्योंकि 11A में नोटिफिकेशन लाने के लिए जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन चाहिए। जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन तभी आएगा जब फिटमेंट कमेटी, जीएसटी काउंसिल की एक फिटमेंट कमेटी है जो रेट डिसाइड करती है, वो डिस्कशन करके तब जाके नोटिफिकेशन आएगा, वरना ये पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आपके पास कोई नोटिस आ गया और आप कहते हैं 11A में मुझे एग्जम्पशन दे दो, तो बोलेगा नोटिफिकेशन कहाँ है? नोटिफिकेशन के लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चाहिए, जीएसटी काउंसिल मीटिंग से पहले फिटमेंट कमेटी चाहिए। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है 11A, बट एक सॉल्यूशन तो है। ठीक है। यस प्रतीक, ओवर। यस सर। इसके बाद सेक्शन 13 जो टाइम ऑफ सप्लाई की बात करता है, उसके सबसेक्शन 3 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया है। तो अपन सेक्शन 13 को देख लेते हैं क्या बात करता है सेक्शन 13 का सबसेक्शन 3। तो सबसेक्शन 3 उन केसेस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहा है जहां पे रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी है। तो ऐसे केसेस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई पहले क्या था और अब क्या है वो अपन देखते हैं। पहले इन तीनों डेट्स में से जो भी पहले था, ए और बी में से जो भी डेट अर्लियर होगी वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। ए बात करता है कि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो डेट ऑफ पेमेंट एंटर की है वो डेट, या फिर जो रेसिपिएंट के बैंक अकाउंट के अंदर जो पेमेंट डेबिट हुई है वो डेट, इन दोनों में से जो डेट अर्लियर होगी वो बनेगा ए अपना। दूसरी डेट ये थी कि जो आपकी 60 डेज इमीडिएटली आफ्टर आपने इनवॉइस रिसीव हुई, आपको अदर डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ सप्लाई के अगेंस्ट में फ्रॉम दी सप्लायर, उस डेट को और जो फर्स्ट ए के अंदर जो डेट आई है उन दोनों को कंपेयर करके जो भी डेट अर्लियर होगी वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि मान लीजिए आप कोई ऐसे पर्सन से सप्लाईज ले रहे हैं और उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अब वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है, वो जीएसटी के अंदर कोई भी जीएसटी के प्रोविजंस कंप्लाई विद करने के लिए लायबल नहीं है। उसने आपको कोई भी इनवॉइस इशू नहीं किया और आपने मान लीजिए 2019-20 में कोई सप्लाईज ली, उसकी आपने आज तक पेमेंट नहीं की, अपनी बुक्स के अंदर उसकी एंट्री नहीं की और उस पर्टिकुलर पर्सन ने कोई भी आपको उस इनवॉइस के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया। तो अब क्या उस केस के अंदर क्या आपका यहाँ पे कोई टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बनेगा? इसको और अच्छे से अपन तब समझ पाएंगे जब इसको अपन 31(3)(f) के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया उसके साथ पढ़े। 31(3)(f) में बेसिकली ये अमेंडमेंट किया गया कि जो आपको इनवॉइस इशू करनी है रेसिपिएंट को इन केस ऑफ आरसीएम, जहां पे रेसिपिएंट लायबल है, उसके अंदर एक टाइम लिमिट दे दी गई कि आपको 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करनी है। तो अब इस केस के अंदर एक दो चीजें ऐड की गई। पहले तो ये जो क्लोज बी है उसके अंदर वर्ड्स ऐड किए गए कि सप्लायर की इनवॉइस अपन तभी देखेंगे जब जहां पे सप्लायर लायबल है इनवॉइस इशू करने के लिए। और एक सी पॉइंट और ऐड किया गया कि हम रेसिपिएंट की इनवॉइस की डेट देखेंगे उन केसेस में जहां पे रेसिपिएंट लायबल है इनवॉइस इशू करने के लिए। तो जो ये एक इशू आ रहा था कि आप 2018, 19, 19-20 के आरसीएम के केसेस के अंदर जो इनवॉइस ना होने की वजह से सप्लायर की वजह से आप टाइम ऑफ सप्लाई से एस्केप कर पा रहे थे, आप इनवॉइस इशू करने की लायबिलिटी से एस्केप कर पा रहे थे, उसे यहाँ पे कवर करते हुए आपके टाइम ऑफ सप्लाई को गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाए और आप उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करें। 31 दिखाओ। 31 दिखाऊं सर?
सर 31(3)(f। इसमें क्या चेंजेस हुआ 31(3)(f)? सर 31(3)(f) में इन्होंने ये वर्ड्स ऐड किए, विद इन द पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये रूल कहाँ है इसके? सर रूल इसका 47A इन्होंने नया रूल इंसर्ट किया है वो दिखाओ सर। और ये क्या कहता है बताओ? सर रूल 47A बात कर रहा है कि जो केसेस 31(3)(f) के अंदर कवर हो रहे हैं, एक रजिस्टर्ड पर्सन उसके अंदर लाइबल होगा पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(3) या 9(4) के अंदर, जो रिवर्स चार्ज RCM के केसेस है, उस केस के अंदर उन्हें 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना होगा रिसिप्ट ऑफ सेड सप्लाई से। अच्छा, दो केसेस लेते हैं, एक RP टू RP रिवर्स चार्ज, एक URP टू RP रिवर्स चार्ज। अगर RP टू RP रिवर्स चार्ज है उसमें रूल 47A एप्लीकेबल नहीं होगा, 31(3)(f) एप्लीकेबल नहीं होगा। यस अगर RP टू RP रिवर्स चार्ज है तो RP वो इनवॉइस इशू करेगा बिकॉज इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस। यस सर। और वो जो इनवॉइस इशू करेगा RP टू RP में, वो विद इन 30 डेज इशू कर देगा, करेक्ट? यस सर। फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज या कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। और वो उसके 2B में या 2A में आ जाएगा, और जैसे ही 2B 2A में आएगा तो उसको उसी वक्त पेमेंट करना है। RCM में कब करना है? एक बार उसमें आओ सेक्शन 13 में। सर जहाँ पे ये जो क्लोज B है, तो यहां लिखा हुआ है इन केस ऑफ सप्लाईज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। यहाँ पर जो ऊपर में लिखा हुआ है लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, इसमें RP टू RP URP टू RP दोनों आ गए, करेक्ट? यस सर। A में लिखा हुआ है द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। इन हिज मतलब सप्लायर के बैंक अकाउंट से। हाँ रेसिपिएंट। फिर से पढ़ लो, वहां पर कर्सर लेके आओ जहां हम लोग पढ़ रहे हैं। ए द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट। यस सर। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब बैंक, उसके बैंक अकाउंट के अंदर जो एंट्री आएगी डेबिट की। ओके ओके ठीक है। तो रिसिपिएंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिसिपिएंट का एक बैंक अकाउंट देख लेंगे, करेक्ट? यस सर। उसमें से जो पहले आएगा वो पहले, और द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called in lieu thereof by the supplier in cases where invoice is required to be issued by the supplier। इसका मतलब ये हो गया कि सप्लायर 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू किया, मेरे 2B में आ गया सर। मान लो नवंबर 2024 में 2B में आ गया। अब इस नवंबर 2024 के 60 डेज के अंदर the date immediately following 60 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called in lieu thereof by the supplier in cases where invoice is required to be issued by the supplier। इसका मतलब मान लो कोई completion of services हुई है 0 डेट को, वहां से 30 डेज में सप्लायर और वहां से 60 डेज में रिसिपिएंट, वो 3B में RCM में डालेगा, करेक्ट? यस सर। और उसी जिस मंथ में 3B में RCM की लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है उसी मंथ में 3B में RCM का क्रेडिट भी ले लेगा, करेक्ट? यस सर। RCM की लाइबिलिटी कैश में पेमेंट करेगा। यस सर। C क्यों ऐड किया गया? द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट इन केसेस वेयर इनवॉइस इज टू बी इशूड बाय द रिसिपिएंट। यानी कि क्लॉज C जो है वो URP टू RP के लिए ही है। यस सर। RP टू RP के लिए सिर्फ A और B है, क्लॉज C है URP टू RP के लिए, करेक्ट? अब जब हम क्लॉज C में जाते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट केसेस वेयर इनवॉइस इज टू बी इशूड बाय द रिसिपिएंट। अब इसमें ये कहानी आई कि इनवॉइस कब इशू करेगा रिसिपिएंट, ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं था। तो सेक्शन 30 में उन्होंने लिखा, सेक्शन 30 में कहा है 31(3)(f) a registered person who is liable to pay tax under section 939 shall within the period as may be prescribed issue an invoice। अब 31(3)(f) तो ये कह रहा है कि he will issue an invoice, लेकिन टाइम लिमिट अभी भी नहीं थी। सेक्शन 13 में तो ऐड किया गया कि जब वो इनवॉइस इशू करेगा, लेकिन कब इशू करेगा 31(3)(f) में आए तो वो भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहां लिख दिया विद इन द पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। उसके बाद हम लोग रूल 47A में आ गए। रूल 47A कह दिया कि आपको जो इनवॉइस इशू करना है वो विद इन 30 डेज करना फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यूआरपी कोई डॉक्यूमेंट तो इशू कर ही नहीं रहा था, यूआरपी टू आरपी में यूआरपी कोई डॉक्यूमेंट इशू नहीं कर रहा था।
अब सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये है, अब आरपी टू आरपी में उसके पास टाइम लिमिट कितना है? 60 डेज का। 60 यूआरपी टू आरपी में टाइम लिमिट 60 डेज की जगह 30 डेज हो गया, वो भी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आरपी टू आरपी देखेंगे तो आरपी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के कंप्लीट होने से 30 डेज, फिर उसके बाद 60 डेज। लेकिन यूआरपी के केस में जैसे ही सप्लाई सर्विसेज हो गया तो वो जो 30 डेज का पीरियड है ये आरपी वाला कंप्लाई कर रहा है। चैलेंज इसमें क्या है कि ये जो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, चलिए गुड्स का तो पता लग गया, सर्विसेज में कैसे पता लगेगा कि दिस सप्लाई इज बीइंग कंप्लीटेड बाय दिस पर्सन सप्लायर, यूआरपी टू आरपी। एनीवन? प्रतीक? हाँ, यस सर। कोई एग्जांपल? एनीवन कोई एग्जांपल? जो नए जुड़े हैं, आशीष सरस्वत प्लीज। सर ट्रांसपोर्ट के केसेस, ट्रांसपोर्ट लोकल ट्रांसपोर्ट है वो ऑनलाइन जो बिल्टियां नहीं चलाते हैं, उसमें जैसे क्लाइंट के पास कोई बिल्टी आई भाड़े की तो उसको उसी समय पर देखा जाएगा कि ये उसी मंथ में आई है और भाड़ा मिल चुका है उसको और गुड्स डिलीवर हो गया है। जीटीए यूआरपी है Yes. और आरपी, तो Yes, उसमें रिसीट ऑफ सप्लाई, रिसीट ऑफ सर्विसेज किस डेट का मानेंगे? वो तो बिल्टी इशू नहीं कर रहा, बिल्टी इशू तो कर ही रहा है, करेक्ट, वो बिल्टी इशू कर रहा है तो बिल्टी के डेट को मान ले। यस सर। ओके, तो बिल्टी के डेट से 30 डेज के अंदर वो करना है। यस सर। तो अच्छा पॉइंट निकला है। और सर इसी प्रकार सर रेंट का भी सर। हाँ, रेंट का कैसे होगा? सर रेंट का जैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसको हम रेंट दे रहे हैं और पेमेंट उसी हिसाब से हमने दिया, जैसे 31 आप ये मान लीजिए 31 अक्टूबर का रेंट देना है अपन को, अक्टूबर मंथ का, और नवंबर 5 नवंबर को दे दिया। अच्छा एक काम कर, एक मिनट, रेंट से याद आया, फिर से एक बार सेक्शन 13 में आओ। यहां पर हमने लिखा द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द रिसीवर, ये यूआरपी के लिए है। यस सर। क्लॉज ए यूआरपी के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? यस सर होगा, ए और सी होंगे यूआरपी के लिए। ए और सी यूआरपी के लिए होगा। यस सर। ए और बी फिर आरपी के लिए होंगे। ए और बी आरपी के लिए होगा। यस सर। अगर ए और सी यूआरपी के लिए है तो अब रेंट के केस में अब समझना होगा, रेंट में तो पेमेंट कर दिया है ना, मान लो एग्रीमेंट कुछ है या फिर रेंट रिसीट है, तो हमें तो डॉक्यूमेंट तो देखना ही नहीं है यूआरपी के केस में। हेलो, यूआरपी के केस में डॉक्यूमेंट बैंक एंट्री देखना, हमें कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज देखना है, करेक्ट? यस सर। यस सर। अगर मैं कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज रेंट के केस में देखूं तो मैं कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज कब मानूंगा? रेंट के केस में एग्रीमेंट से ही पता लग सकता है। यस सर। जो 11 महीने का अगर एग्रीमेंट हो रहा है उसी से पता लगेगा। मैं हो सकता है मार्च का रेंट मैं 15 मई को जाके पेमेंट करूं, द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट और द डेट ऑफ व्हिच पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जैसे डेबिट हुआ उस सर मेरा कहना ये है कि जब मैं खर्चा को बुक करूंगा मेरे बुक में उसी दिन, या जब मैं मेरे अकाउंट पे डेबिट हुआ उस दिन को मैं मानूंगा, क्योंकि वो यूआरपी है, यही तो बोल रहे हैं। रेंट का केस में ये कंटिन्यूस सप्लाई में कवर होगा और ये माइलस्टोन के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। अगर मंथली पेमेंट है तो मंथली। ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन अगर ये अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर हुआ तो वो तो कुछ कुछ नहीं देते हैं। अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर के केस में तो बिल्टी इज द डॉक्यूमेंट, वो तो नहीं देते हैं सर, कुछ नहीं देते हैं। जैसे लोकल भाड़ा चलता है, क्या वो आरसीएम में नहीं जाएगा? नहीं तो अगर बिल्टी देते ही नहीं है तब तो एग्जाम सप्लाई है। लेकिन तो ये मांग रहे हैं। नहीं, वो मांग रहे हो तो फाइट करने की बात है, लेकिन अगर बिल्टी के कारण ही वो पता लगता है कि वो जीटीए है या नहीं है, बिल्टी अगर नहीं दे रहे हैं तब तो एग्जाम सप्लाई है। रवि नारायण जी, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन वो ऑडिट में वो अड़ के बैठ जाते हैं, या आप एक्सपेंस बुक किए हैं इसमें आरसीएम भरिए। रवि नारायण जी, जो ये आप इशू उठा रहे हो वो तो अलग इशू में चले गए ना हम लोग। वो तो नहीं, ये इशू नहीं मेरा कहना है कि आप समझिए रवि नारायण जी, वो जो ऑडिट में उठा रहे हैं वो तो मतलब गलत उठा रहे हैं ना। हम लोग सही डायरेक्शन, सही बात उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बिल्टी नहीं दे रहा है तब एग्जाम सप्लाई है। बहुत सिंपल। हम ये बिल्टी नहीं दे रहे, वो केसेस को ऑटो चार्जेस बोल के दिखा रहे थे, वो ऑडिट पीपल आर एक्सेप्टिंग दैट ऑटो चार्जेस। हाँ, ऑटो चार्जेस, करेक्ट, ऑटो रिक्शा चार्ज। 30 टन का सीमेंट ऑटो में कैसे आ जाएगा? अरे रवि नारायण जी, और इसमें मत घुसिए, अभी उसको रहने दीजिए। वो मतलब एक एग्जांपल के रूप में बोला कि ऑटो चार्जेस भी। ओके सर,
है ना। ठीक। अब इसमें आइए, अब हम लोग रेंट पे स्पेसिफिक आ रहे हैं कि ओके। रेंट में एग्रीमेंट देखना, एग्रीमेंट मान लीजिए, एग्रीमेंट वैसे जनरली होता ही होता, तो हम लोग को Yes, पेमेंट मार्च में अगर खत्म हुआ तो पेमेंट बाद में ही होगा, तो उसको Yes. ये एप्लीकेबल नहीं होना है, उसको क्लॉज सी एप्लीकेबल ही होना है, तो क्लॉज सी के बेसिस पर उसका आरसीएम आ जाएगा। और कोई एग्जांपल दीजिए। सर लेकिन रेंट एग्रीमेंट में कई बार ये लिखा होता है कि हम मंथली ही रेंट पे करेंगे, हाँ, तो मंथली पेमेंट करेंगे, ड्यू कब होगा? तो ओके जैसे पर मंथ की एंट्री को मंथ के लास्ट डेट में ही बुक करेंगे ना बुक्स ऑफ अकाउंट में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आप बाद में भी कर सकते हैं ना, लेकिन ड्यू हो गया मार्च में, 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 30 डे। ओके। और कोई एग्जांपल? ये एडवोकेट में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, एडवोकेट का सर्विसेज को बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। एडवोकेट सर्विसेज पे यूआरपी टू आरपी है। एडवोकेट, लेकिन एडवोकेट कुछ ना कुछ तो बिल इशू करता ही करता है, क्या कहते हैं? सर हम तो ईयर एंड पे लास्ट 31 मार्च को बिल इशू दिखा देते हैं। एक्चुअली क्या क्लाइंट अपने बुक्स में एंट्री डालते हैं प्रोविजन के लिए, अच्छा तो उसी डेट को, लास्ट डेट को ही हम दिखा देते हैं। अच्छा, ये एक अच्छा है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो प्रोविजन की एंट्री डालते हैं, द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट, और आपने सिर्फ प्रोविजन की एंट्री डाली है, पेमेंट आप बाद में दिखला रहे हैं, यस। ये भी तो पॉसिबल है। तो किस एंट्री को मानेंगे कि ये पेमेंट हुआ है? सर ऐसा है, किसी भी चीज का एक टाइम ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, ठीक, टाइम ऑफ सप्लाई आप चेंज नहीं कर सकते। सपोज करिए कि आपने कोई फ्लैट किया है, उसमें एग्रीमेंट आपसे हो गया कि हर महीने के 15 तारीख को आप हमको 50,000 रुपया पेमेंट करें, ठीक है, और 15 तारीख को पेमेंट मिले या न मिले उसे इनवाइस तो इशू करनी है, ओके, और वही उसकी टाइम ऑफ सप्लाई हो गई, वही लायबिलिटी फिक्स हो गई, तो वही चीज यहाँ पे भी लागू होती है। अच्छा, एक और सर्विसेज है डायरेक्टर की अच्छा, एडवोकेट कंप्लीट कर लेते हैं। एडवोकेट की सर्विसेज को राजेश जी आप बिल इशू करते हैं? मैं सिंपल इनवाइस एक दे देता हूँ। हाँ, मतलब उसको बिल ही कह रहा हूँ, इसीलिए इनवॉइस नहीं कह रहा हूँ। तो कब इशू करते हैं? आखिर मैं उसमें लीगल सर्विस ही लिखता हूँ, मैं कुछ और नहीं लिखता। जैसे सपोज करिए कि मैं उसको लिखूंगी लीगल रिटर्न फाइलिंग, हाँ, रिटर्न फाइलिंग इज नॉट ए लीगल सर्विस, करेक्ट। तो मैं सीधे उसमें लिखता हूँ एडवाइस या लीगल सर्विस। जो ही मेरा वर्क कंप्लीट हुआ मैं उस दिन इशू कर दिया। ओके, तो फिर वहीं से 30 डेज मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, करेक्ट है ना? बिल्कुल। जहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर तो उस कॉन्ट्रैक्ट की डेट पे ही टाइम ऑफ सप्लाई हो गई, चाहे वो सर्विस कंप्लीट हो ना कंप्लीट हो। अच्छा, ठीक है। एक अगर और किसी फ्लोर में ये लिखा है कि अगर आपका फर्स्ट मंजिल का अगर आपका वो लग जाता है आप इतना पेमेंट करेंगे, तब तो जब भी लगेगा 2 साल बाद लगेगा तब वो टाइम ऑफ सप्लाई है। लेकिन एग्रीमेंट में ये लिखा है कि हर 3 महीने को इस तारीख को आप इतना रुपया हमको पेमेंट करेंगे, चाहे पेमेंट आए या ना आए मुझको उसी दिन जारी करना पड़ेगा इनवाइस, और टाइम ऑफ सप्लाई वो हो गई। पेमेंट और टाइम ऑफ सप्लाई दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक बात। डायरेक्टर सर्विसेज, सेटिंग फीस है, तो जिस दिन मीटिंग में वो शामिल हुआ वो बन गया। यस, जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई उसी दिन से 30 डेज काउंट कर लेगा। करेक्ट। और कोई एग्जांपल? चलिए, ठीक है प्रतीक, यस सर। आगे करते हैं। इसके बाद सेक्शन 13 होने के बाद क्लोज 180 ऑलरेडी पहले से इफेक्टिव हो चुका है। इसके बाद अपन चलते हैं सेक्शंस। ऊपर हो, ये जो सेक्शन 118 है इसका सर मेरा क्वेरी है सर। हाँ हाँ, जैसे अभी रिसेंटली एक ऑडिट चल रहा था, उसमें ऑफिसर कहा कि आप सेल्फ इनफेक्ट प्रोड्यूस कीजिए, मैंने प्रोड्यूस नहीं किया, क्या उन्होंने प्रोड्यूस? टैक्स स्टैंड कर दिया उतना ही जितना इशू था। नहीं, क्या प्रोड्यूस करने के लिए कहा? सेल्फ इनवॉइस प्रोड्यूस कीजिए। ओके ओके, फिर? हाँ मैंने नहीं किया, तो उन्होंने फिर टैक्स जितना था उसमें आरसीएम में उतना वो स्टैंड कर दिया। आवाज ठीक नहीं आ रहा है। हेलो सर जो आवाज नहीं आ रहा था, आवाज नहीं आ रही सर, टूट टूट के आ रहा है। टूट क्या रही सर? हाँ, अब बोलो, अब कोशिश करो। जो आरसीएम पे टैक्स था उन्होंने वो लगा दिया, आरसीएम का टैक्स लगा, ठीक है, आगे? हाँ तो अभी ऑडिट हुआ है सिर्फ, नहीं हुआ है अभी। तो मैं सेल्फ इनवॉइस अगर नहीं दूंगा, प्रोड्यूस करूंगा, तो कंट्रावेंशन में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है? आपका जो क्रेडिट लिया है वो डिनाई हो सकता है। अच्छा, क्योंकि सेल्फ इनवॉइस के बेसिस पे ही आपको क्रेडिट लेना, वही डिनाई हो जाएगा। लायबिलिटी तो ले ही लेगा वो। ठीक है, ओके। प्रतीक, सेक्शन 118 का इफेक्टिव डेट क्या है?
सर ये नोटिफिकेशन की डेट से, और नोटिफिकेशन आया था डेटेड 27/9/2024, 27 सितंबर 2024। 23 सितंबर 2024। फिर से आओ उसी में सेक्शन 118 में। यस सर। आप लोगों को क्या लगता है कि ये 27 सितंबर 2024 होना चाहिए, या फिर इस सेक्शन में लिखा हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017? पहले प्रतीक बताएगा। 1 जुलाई 2017 होना चाहिए। इफेक्टिव डेट तो 1 जुलाई 2017 होगा, एंड फोर्स वो 27 सितंबर 2024 से होगा। तो 27 सितंबर 2024 को सेक्शन 118 इफेक्टिव हुआ है 1 जुलाई 2017 से, करेक्ट है? यस सर, यस सर। ऐसे ही इंटरप्रेट करना है, याद रखिएगा, ऐसे Yes. ही इंटरप्रेट करना है। ठीक है, चलो आगे। फिर चेंजेस किया गया सेक्शन 17 के अंदर ब्लॉक क्रेडिट के केस के अंदर। तो सेक्शन 17 ब्लॉक क्रेडिट के अंदर क्लोज आई जो था वो बात करता था कि आपको सेक्शन 74, 129 और 130 के अंदर जो आपने टैक्सेस पे कर दिए उसके ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब आपको सेक्शन 74, 129 और 130 हटा के सेक्शन 74 को हटा दिया गया। अब सेक्शन 74 को हटाने का सेंस ये था क्योंकि अब 74A आने वाला है और 74 इफेक्टिव नहीं बचेगा 2024-25 से, और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि सेक्शन 74 का अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और उसके बाद 129, 130 को हटाने का सेंस मुझे ये समझ आया क्योंकि ये दोनों कहीं पे टैक्स की बात ही नहीं करते, सिर्फ पेनल्टी की बात हो रही है। तो ऑलरेडी जो टैक्स का लिखा हुआ था तो उसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा था, तो इस वजह से शायद इन्होंने 129, 130 को हटाया। लेकिन इन्होंने यहाँ पे सेक्शन 74A को ब्लॉक क्रेडिट के अंदर इंक्लूड नहीं किया। तो अब ये समझ आ रहा है कि कल को अगर आप बिकॉज ऑफ फ्रॉड केसेस के अंदर भी अगर सेक्शन 74A के अंदर आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग होती है तो आप उसका भी ITC पास ऑन कर पाएंगे अगर आपको सेक्शन 74A की वजह से टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं कुछ। तो ये एक इसकी वजह से इम्पैक्ट निकल के आ रहा है। क्यों किया गया होगा? क्या चीज सर? पहले देखिए 74 फ्रॉड का केस, 74A में फ्रॉड और अदर देन फ्रॉड दोनों केसेस इन्वॉल्व है। टाइम लिमिट दोनों का सेम हो गया, यस सर, है ना? 74A में चाहे फ्रॉड हो या अदर देन फ्रॉड हो, टाइम लिमिट दोनों का सेम है, बस पेनल्टी डिफरेंट है। तो 74A इवन इफ इन केस ऑफ फ्रॉड व्हाई दे आर अलाउइंग द क्रेडिट? सर क्योंकि उनका ये इंटेंट हो सकता है कि आप टैक्स तो अलाउ करें, इनपुट तो अलाउ करें, लेकिन जो फ्रॉड की वजह से पेनल्टी एक्स्ट्रा है वो हम ले लें, कि 100% पेनल्टी हम 74A के फ्रॉड केसेस के अंदर ले रहे हैं, टैक्स हम अलाउ कर रहे हैं। ओके, एनीवन एल्स प्लीज? का जो एक सर्कुलर जारी हुआ था चेन के बारे में बात कर रहा है कि हम क्या कार्रवाई, अच्छा। तो वहाँ वो वसूल ले रहे हैं, तो फिर यहाँ ब्लैक का कोई मतलब रहा नहीं, इसलिए वो हटा दें। सबसे पहले सोचना ये पड़ेगा कि कौन सी क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए 74 का मेरे पास एक नोटिस आया जिसमें लिखा हुआ था कि आपने इस आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स नहीं दिया, इस पे टैक्स 5% लगना था, 18% लगाते हैं। अब मैं जो डिफरेंशियल टैक्स पे कर रहा हूं, क्या मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूं? नहीं सर, पे नहीं, रेसिपिएंट मेरे ऊपर है। हाँ, आपका रेसिपिएंट ले सकता है या नहीं ले सकता? नहीं, रेसिपिएंट के बारे में बात ही नहीं हो रही है। सप्लायर के ऊपर 74 का नोटिस है, रेसिपिएंट को कैसे एप्लीकेबल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, रेसिपिएंट की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। कैसे ले लेगा प्रतीक रेसिपिएंट? सर जो डिफरेंशियल टैक्स अमाउंट है उसके लिए डेबिट नोट इशू करके। डेबिट नोट ऐसे इशू हो सकता है? हाँ सर, डेबिट नोट की कंडीशन में अगर होना चाहिए सर ये। मतलब ये कंडीशन डाल दूं कि अगर मेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़े और मेरे पास नोटिस आ जाए तो हम आपको एक डेबिट नोट इशू कर देंगे, ऐसा ना? सर डेबिट नोट इशू सिर्फ उस कंडीशन हो सकता है यदि आपका नोटिस नहीं आया है। मुझे तो लगता है मैं डेबिट नोट नोटिस आया ना आया उससे कोई फर्क नहीं। ऐसा कोई बाध्यता नहीं, सिंपल सी बात है। अगर चीज अगर 12% में है तो एक तो आप 18 भले ले लें, लेकिन वो अलाउ तो नहीं होगा, भले आप गवर्नमेंट के खाते में जमा करें। नहीं, सप्लायर के लिए तो क्रेडिट का कोई मतलब नहीं बनता ना, और रिसिपिएंट को क्रेडिट में देना, पास ऑन करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझको ये बताइए सर, अगर कोई चीज 5% में मैंने 12 कह के ले लिया। नहीं, 12% पे है, मैंने 5 लिया, मैं एक्स्ट्रा डिफरेंशियल 7%। हाँ, तो फिर क्रेडिट नोट कैसे, डेबिट नोट कैसे जारी कर सकते? टाइम लिमिट, अच्छा, लेकिन दूसरी चीज और है, डेबिट नोट के लिए कोई टाइम लिमिट तो नहीं दी गई। हाँ, वो समाप्त हो गई, वो रिसिपिएंट के लिए है टाइम लिमिट। हाँ, वो यहाँ पर तो है नहीं, इशू करने की भी यहाँ कोई रोक नहीं है सप्लायर को भी। करेक्ट, सप्लायर इशू कभी भी कर सकता है, 10 कभी भी कर सकता है। हाँ, तो नोटिस रहे न रहे उससे उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं। करेक्ट।
तो ये जो डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट है वो मुझे नहीं लगता यहाँ पर एप्लीकेबल होना चाहिए। तो ये कौन से क्रेडिट के बारे में बात कर रहा है जो ब्लॉक्ड है? सर जैसे मान लो कि कोई इनवॉइस केवल आई, गुड्स नहीं आए, ठीक, एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये हुई कि जैसे आया वैसे ही एज इट इज मैंने पास ऑन कर दिया, वहां भी कोई सप्लाई नहीं हुई। तीसरी स्थिति ये बनी कि मेरे पास मैंने सिर्फ क्रेडिट अवेल किया उस फर्जी इनवॉइस के बेसिस पे, लेकिन एक्चुअल माल और बिल मैंने आगे इशू किया। एक स्थिति ये बन गई। अब ऐसी स्थिति में जो जब चेन पकड़ी जा रही है तो वहां उन्होंने कहा कि हम कहां पर पेनल्टी लगाएंगे, कहां पे टैक्स और पेनल्टी दोनों लगाएंगे, वहां उन्होंने सब दे दिया। तो जहां पे वो टैक्स इंपोज कर चुके हैं, फिर वो अगली चेन को उसको फिर 74A में ब्लॉक क्यों करेंगे? क्योंकि राजस्व तो मिल गया गवर्नमेंट को, रेवेन्यू तो मिल गया। ठीक है, इसका मतलब अगर 74 के नोटिस में ग्राउंड सेक्शन 16 का है, हेलो, अगर सेक्शन 74 में नोटिस में ग्राउंड सेक्शन 16 का है तभी ये ब्लॉक क्रेडिट एप्लीकेबल हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। जैसे आरसीएम का क्रेडिट बोलता आपको आरसीएम की लायबिलिटी आज देनी है, तो मैं क्या उसका क्रेडिट क्लेम कर पाऊंगा? मैं पे भी कर दूंगा तो भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सेक्शन 74 का नोटिस है। हेलो, और जो जैसे अगर आज की, हाँ प्रतीक सर जैसे अगर आज की प्रेजेंट सिचुएशन देखें, अमेंडमेंट ना देखें, सेक्शन 73 यहाँ पे कवर्ड नहीं है। मेरे को अगर सेक्शन 73 का कोई नोटिस आता है और मैं उस नोटिस के अकॉर्डेंस के अंदर मानता हूँ कि हाँ मेरी गलती है, मैं जो एप्लीकेबल टैक्स था सेक्शन 73 का पे कर देता हूँ, तो क्या सर मैं उस टैक्स के लिए मेरा जो रेसिपिएंट उसे डेबिट नोट इशू कर सकता हूँ उस टैक्स अमाउंट के लिए? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। Until and unless you have an agreement with this recipient, क्या अभी हम आपसे 5% कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पूरी इंडस्ट्री 5% पर कलेक्ट कर रही है, लेकिन अगर बाद में गवर्नमेंट 12% बोलती है, देन आई हैव द राइट टू कलेक्ट 12%। नोटिस आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आई कैन इश्यू द डेबिट नोट। नोटिस से कोई मतलब नहीं है, रिसिपिएंट कैन क्लेम द क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेबिट नोट, क्योंकि 74 का नोटिस उस रिसिपिएंट को नहीं आया है। तो ये ब्लॉक क्रेडिट पास ऑन क्रेडिट करने के लिए नहीं है। पास ऑन आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते अगर 74 का नोटिस आएगा। सेक्शन 16 का कोई भी कंडीशंस को ये है प्रोविजन। एनीवन एल्स? सर कंपोजिट सप्लाई में यदि डिफरेंस मिलता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे एक केस था कुछ समय पहले कि एमआरएफ कंपनी का जो टायर था उसमें क्या था कि टायर और ट्यूब का इनवॉइस अलग आता था कि इसमें इतने टायर, हाँ इनवॉइस आता था उसमें इतने टायर से इतने ट्यूब से। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि कुछ कंपोजिट सप्लाई का भी मैटर था, क्योंकि टायर के अंदर ही ट्यूब डाल के आता था। तो उसमें कंपनी ने क्या किया कि जो इनवॉइस जनरेट किया उसमें टायर का तो 28% से कर दिया और ट्यूब का 18% से कर दिया, जबकि वो कंपोजिट सप्लाई था। ओके। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें फिर इन्होंने सबको, जितने भी क्लाइंट थे अपने, जितने भी रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनको उन्होंने डेबिट नोट जारी किया कंपनी ने, हाँ एक्स्ट्रा रेट का। उसको जारी करने के बाद कंपनी ने हमसे लेटर मांगा था कि आप अपने जितने भी B2C रिटेलर्स हैं, जो B2C हैं, उन सबका पेड टैक्स जो है वो DRC 03 से पेड कीजिए, और जो B2B हैं उन सबको आप डेबिट नोट पास ऑन कीजिए। नहीं, DRC 03 से कैसे पास ऑन हो? डेबिट नोट पास ऑन, ठीक है, डेबिट नोट, ठीक है, ठीक है। B2B तो डेबिट नोट पास ऑन कीजिए और DRC 03 से बचा हुआ पेमेंट कर दीजिए B2C सेल का। करेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा चेन मेंटेन किया है। सपोज तो इसमें आ जाता 73 में या 4 में इस हिसाब से आ जाता, तो उस कंडीशन में क्या होता? तब भी यही फॉलो होता है, तब भी यही फॉलो होता ना, तब भी यही फॉलो होता, क्रेडिट पास ऑन हो सकता है डेबिट नोट के बेस। रिसिपिएंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। प्रॉब्लम सिर्फ जिसको नोटिस आया है उसको अगर सेक्शन उसमें ग्राउंड सेक्शन 16 का हो तभी वो क्रेडिट नहीं ले सकता। अब 74A में आते हैं। 74A में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया कि 73 हो या 74 टाइम तो उन्होंने बढ़ा दिया ना। शुरुआत से अगर प्री जीएसटी रिजिम के एकदम शुरुआत से, इनडायरेक्ट टैक्स के रिजिम से शुरुआत से देखे, हमेशा से बाइफर्केशन रहा। फ्रॉड का केस का अलग सेक्शन है, अदर देन फ्रॉड का अलग सेक्शन है। अब इन्होंने दोनों को जोड़ के टाइम लिमिट सेम कर दिया। तो क्या ये एक तरह से सॉफ्ट टैक्स टेररिज्म नहीं है? मैं सब कुछ, मतलब आप सोच के देखिए, मैं एकदम ऑनेस्ट हूं, एकदम अच्छी तरह से काम कर रहा हूं। अचानक से 4 साल बाद मेरे को नोटिस आ जाता है कि नहीं आप ये लेके आइए। कहां से लेके आइए, कहां याद है? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्रेडिट दे देंगे। तो उसको थोड़ा सा उस दर्द को कम करने के लिए इन्होंने यहां पर 74A का क्रेडिट को ब्लॉक नहीं किया। करेक्ट है? चलिए आगे। यस
उसके बाद सेम 74A एडिशन होने की वजह से सेक्शन 21 के अंदर भी इन्होंने 74A का रेफरेंस दिया, मतलब जहाँ पे ISD एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सेक्शन 20 में जितने वो एलिजिबल है क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उससे ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो जो रेसिपिएंट है जिसने क्रेडिट रिसीव की है, उससे रिकवर करने के लिए भी उन्होंने 74A का रेफरेंस यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर कर, जहां जहां 74A ऐड हुआ है इसको इग्नोर कर सकते। ओके सर। इसके बाद सेक्शन 30 के अंदर इन्होंने सबसेक्शन 2 के बाद ये प्रोविजन के अंदर ये बात लिखी, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये इन्होंने कुछ बात लिखी, मैंने समझने की कोशिश की, तो मैंने जितना मेरे को समझ आया कि इसका क्या रीजनिंग थी। तो अगर आप सेक्शन 30 देखेंगे तो सेक्शन 30 की सबसेक्शन 1 बात करता है कि कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब की जा सकती है जिसके बेसिस पे एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, अगर वो उन कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड को सेटिस्फाई कर देता है तो वो अप्लाई कर सकता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये यहाँ पे बात कर रहा है ऐसी कंडीशंस के लिए, अगर आप वो सेटिस्फाई कर देते हैं तो आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अपन रूल 23 रूल के अंदर जाके देखें, अगर 23 के अंदर, तो रूल 23 में ऐसी एक कंडीशन यहाँ पे मेंशन है प्रोविजो के अंदर कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है रिटर्न फाइल ना करने की वजह से, तो आप उस पीरियड तक की, जब आपका रिवोकेशन हुआ, कैंसिलेशन हुआ रजिस्ट्रेशन, उस पीरियड तक की अगर आप सारी रिटर्न फर्निश कर देंगे तो आप जाके रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे। तो ये कंडीशन हो गई कि आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कब कर पाएंगे। लेकिन ये आगे जाके एक कंडीशन डाल देते हैं कि आप रिवोकेशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया, हम आपका रिवोकेशन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन रिवोक भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जो भी रिटर्न्स आपको फर्निश करनी है, जब से आपका कैंसिलेशन हुआ और आपका रिवोक हुआ, वो आपको फर्निश करनी है विद इन 30 डेज। तो अब ये कंडीशन डालने की पावर क्या सेक्शन 30 में ऑलरेडी थी कि आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक होने के बाद आप क्या कंडीशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी? क्योंकि जो मैं सबसेक्शन 1 के अंदर जो कंडीशन देख रहा हूं वो कंडीशन कि आप कब अप्लाई कर पाएंगे रिवोकेशन के लिए, रिवोक होने के बाद आपको क्या करना है वो मेंशन यहां पे नहीं है। तो मे बी शायद उस वजह से इन्होंने एक ये प्रोविजो डाला कि आपका कैंसिलेशन का जो रिवोकेशन होगा वो सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड होगा। तो मे बी शायद उस कौन सा ऐड किया गया है सेक्शन 30 में? ये 23A ऐड किया गया है। यस सर, जो 23A करके जो मेंशन है ये ऐड प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो इसके रूल्स कहाँ हैं प्रिस्क्राइब के? सर रूल मेरे को 23 मिला, इसका और कोई रूल नहीं मिला सर। नहीं, एक रूल आया होगा। हाँ, ये रूल आया होगा। अभी जो नोटिफिकेशंस आए थे उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आए ना रूल्स के। 16(5) जो है 16(5) और 16(6) उसी के रिगार्डिंग है। अच्छा, क्रेडिट ये सब लेना, ओके हो सकता। यहाँ जो लिखा हुआ सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज में बी प्रिस्क्राइब, यहाँ लिखा हुआ सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, आगे करते हैं प्रतीक। ओके। इसके बाद सेक्शन 31 ऑलरेडी जो अपन ने डिस्कस किया, 31(3)(f) वाला जो अपन ने सेक्शन 13 के साथ डिस्कस किया। सेक्शन 35 के अंदर सेम 74A वाली बात है। ठीक है। सेक्शन 39 के अंदर जो चेंजेस GSTR 7 से रिलेटेड बात चल रही थी, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है कि जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब थी GSTR 7 फाइल करने के लिए, वो पहले सेक्शन के अंदर थी कि आपको नेक्स्ट कैलेंडर मंथ के विद इन 10 डेज आपको ये फाइल करनी है। उसे हटा के इन्होंने रूल के अंदर डाल दिया कि सच टाइम लिमिट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो उसे उन्होंने रूल में डालते हुए रूल के अंदर अप टू 10th ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर मंथ कर दिया। दूसरा इन्होंने ये चीज ऐड की, प्रोविजो डाला, प्रोवाइडेड दैट रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश अ रिटर्न ऑफ एवरी कैलेंडर मंथ वेदर और नॉट एनी डिडक्शंस हैव बीन मेड ड्यूरिंग द सेड मंथ। कि अगर आपने कोई TDS काटा भी नहीं है, नील की रिटर्न है, तो भी वो मैंडेटरी कर दी गई GSTR 7। पहले नील रिटर्न मैंडेटरी नहीं थी। चलिए, काम बढ़ गया। सर इसमें मेरे को एक इशू आपसे डिस्कस करना था कि जैसे कोई 10 नंबर के बेसिस पे एज अ TDS डायरेक्टर अपना रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लेता है, तो क्या सर उसे रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल है? मतलब वो TDS रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाह रहा है? हाँ सर, मान लीजिए किसी ने 2018-19 में एक बार कोई ऐसा ट्रांजैक्शन था कि उनको TDS काटना पड़ा, तो उन्होंने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब तक तो उनके ऊपर फाइलिंग मैंडेटरी नहीं थी, तो वो चला आ रहा था। अब उनके ऊपर फाइलिंग मैंडेटरी होगी, उनके ऐसा कोई काम हो नहीं रहा कि अब TDS काटना पड़े उन्हें,
तो क्या उन्हें सर रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल भी नहीं कर पा रहा और रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी उसे? अच्छा, कैंसिल भी नहीं कर पा रहा? यस सर। किसी का कोई एक्सपीरियंस? पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा पोर्टल में, ऐसा कैसे हो सकता है। एक काम करो, मैनुअल एप्लीकेशन जरूर डाल दो ओके सर। जुरिडिक्शनल ऑफिसर को, वी वांट टू कैंसिल बट द पोर्टल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, तो आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं कैंसिलेशन के लिए और वो फॉर्म भर के दे दो, और कोई उपाय नहीं है ना। इसके बाद सेम 74A के 3 एडिशन है। उसके बाद सेक्शन 54 के अंदर रिफंड के केस के अंदर अमेंडमेंट लाए। ये बेसिकली बात कर रहे हैं उन केसेस में जहां पे आप कुछ ऐसी चीज सप्लाई कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए लाइबल है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए जो पहले जो सबसेक्शन 3 था उसका सेकंड प्रोवाइजो बात करता था कि आप जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है उसका क्रेडिट आप अवेल नहीं कर पाएंगे अगर आप कोई ऐसी चीज सप्लाई कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए लाइबल है। इन्होंने अब जो नया एक सबसेक्शन 15 डालते हुए सबसेक्शन 15 एक डालते हुए उन्होंने बात किया कि अगर आप कोई ऐसी चीज सप्लाई कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए लाइबल है तो आप कोई भी रिफंड नहीं क्लेम कर पाएंगे, चाहे वो आप अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का हो चाहे वो आपने आईजीएसटी पे किया हो। इन दोनों ही चीजों का आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर आप एक्सपोर्ट ड्यूटी लाइबल प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं। मतलब एलयूटी के रूट पे भी और अदर देन एलयूटी रूट में भी आपको अब अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई है तो आपको क्रेडिट रिफंड नहीं मिलेगा आईटी का, करेक्ट? इसके बाद सेम 74A वाले सेक्शन से फिर आता है सेक्शन 70 के अंदर समन के अंदर एक सब सेक्शन नया ऐड किया गया 1A। तो ये बात करता है कि पहले जो इशू आ रहा था कि आपको इन पर्सन जाके समन के अंदर अपीयर होना होगा, ये सबसेक्शन बात कर रहा है कि आप आइदर इन पर्सन या फिर आप एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी समन की हियरिंग के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन बस एक कंडीशन है कि जो भी आप स्टेटमेंट देंगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, वो चाहे आप ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हो वो आपके ट्रू एंड करेक्ट होने चाहिए, वो आप एकदम सही ही उन्हें बताएंगे, चाहे आप ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू क्यों ना हो। अच्छा, इसमें एक इशू है, मान लीजिए समन एमडी के नाम पे है। यस सर। और क्या एमडी के पास चॉइस है कि वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे या फिर एमडी इज बाउंड टू अटेंड? मतलब जिसका वैसे तो क्या है, जिसका नाम होता है उसी को अटेंड कर। मान लीजिए मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, मेरे नाम पे आ गया, मैंने कहा कि भैया मैं तो जाऊंगा नहीं, मेरा ये सीए है वो चला जाए, तो दिस चॉइस इज गिवन टू द टैक्स पेयर। और मान लीजिए वो सीए चला गया, बोला आप क्यों आ गए, हमने तो सोल प्रोप्राइटर को बुलाया था, तो क्या फिर से वो नया समन इशू करेगा? बोला नहीं नहीं उसी को आना है। क्या मतलब इसमें क्या किस तरह से अफसर इसको इंटरप्रेट करेगा? सर इसके अंदर ये स्कोप बन रहा है कि ऑफिसर इसे अदरवाइज इंटरप्रेट कर ले कि हमने जिसे बोला वही आएगा, एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट, क्योंकि ये वर्ड लिख रहा है एज सच में ऑफिसर में डायरेक्ट। यहाँ पे अब इसे ये इशू मैंने भी सोचा एक बार कि अगर इसे अपन लैंग्वेज ढंग से पढ़े कि प्रतीक कहो। all persons summoned under subsection 1 shall be bound to attend either in person or through an authorized representative। तो सर ये यहाँ पे एक कोमा लगाने के बाद ये एक पॉइंट बोल रहा है कि either in person or by an authorized representative। सर आइदर चॉइस देने के लिए यूज कर रहे हैं कि या तो आप खुद आ जाइए या फिर आप एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आइए। अगर ये चॉइस सिर्फ ऑफिसर के पास छोड़नी होती कि आप जैसे ऑफिसर बोलेगा कि आप ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आइए या फिर आप खुद आइए, अगर ये चॉइस ऑफिसर के पास छोड़नी होती तो शायद ये ड्राफ्टिंग इस तरह से सर करते, यहाँ से ये आइदर हटा के इन पर्सन और बाय एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ से ये कोमा हटाते एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट। तो ये लैंग्वेज इस तरह से रीड होती, ऑल पर्सन समन्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी बाउंड टू अटेंड इन पर्सन और बाय एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट। लेकिन उन्होंने यूज किया कि यहाँ पे भी कोमा यूज किया और यहाँ पे भी कोमा यूज किया, दोनों जगह। तो चॉइस मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने जो जिसको समन इशू किया जा रहा है उसके पास छोड़िए कि चाहे आप खुद से जाइए चाहे आप ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जाइए, ना कि ऑफिसर के पास। ठीक है, एवरीवन एग्रीज? ठीक है, आगे आगे कर। इसके बाद सेक्शन 73 और सेक्शन 74 दोनों के अंदर 74A को गिव इफेक्ट देने के लिए कुछ चेंजेस किए। एक तो अप टू 23-24 ऐड कर दिया, तो मतलब 23-24 की जो प्रोसीडिंग होगी वो 73-74 में होगी, उसके आगे की 74A के अंदर होगी। इसके बाद सेम इन्होंने जो सेम वही चीजें इफेक्ट देने के लिए कि अप टू 23-24 के लिए एप्लीकेबल होगा ये, वो दोनों एडिशंस यहाँ पे किए गए चेंजेस की। तो ठीक है, मैं बताता हूँ 74A मत डिस्कस करना है, ऊपर और चलो मैं देख लेता हूँ। 74A मत करो, बहुत लंबा और ऊपर। इसके बाद 75 के 2A इसको भी छोड़ दो, मुझे ऑपरेशनल देखना है, जैसे आरसीएम वाला था ना,
ये तो अपील उपील वाला, इसको भी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। 109 इसको छोड़ दो, 171 छोड़ दो, 112 क्या है, ट्रिब्यूनल अपील वाला है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। 122 छोड़ देते हैं, ठीक है। 127 ठीक है, रहने दो। 128 के बाद ये ठीक है, रहने दो। नीचे आओ नीचे आओ, ठीक है कंप्लीट, ठीक है प्रतीक, ओके सर, रहने दो। सो थैंक यू प्रतीक, एक बार रुक जाओ। तो थैंक यू प्रतीक, यू आर वेरी गुड, एक्सीलेंट। और एक एक बातें जो आपने कही कि हमें समझ में आई, और ऐसे ही और सेशन में हम लोग फिर से करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके ओके, थैंक यू। और बाकी को क्या कहना है, प्लीज कहिए प्रतीक के बारे में, कैसा रहा इनका सेशन? बहुत अच्छा सेशन था सर। थैंक यू सर। ओके, और हाँ बख्शी जी बोलिए। हाँ, प्रतीक सर का एकदम बढ़िया था सर आज का सेशन। थैंक यू सर। सबको अंडरस्टैंड भी हो गया सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जी सर, सिराज। हाँ सिराज जी बोलिए। सर बहुत ही बेस्ट रहा इसका सर, कोई जवाब ही नहीं है। वाह, थैंक यू सर। चलिए, और वेरी गुड सेशन सर, वेरी गुड। ओके थैंक यू। सिंपल बहुत अच्छा था। हाँ मनीष जी बोलिए। हमका रिवीजन सर ने बहुत अच्छा कराया। हाँ रिवीजन अच्छा हो गया, करेक्ट, ये अच्छा बोला आपने। कुछ अच्छा सेशन था। रवि नारायण जी बोलिए। अच्छा सेशन था सर। ओके, रिवीजन हो गया, अच्छा से अच्छा रिवीजन हुआ। कुछ जी सर सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से समझाया प्रतीक जी ने। बहुत थैंक यू। और सर बहुत अच्छा सेशन रहा सर। गुड, थैंक यू सर। और कोई कुछ कहना चाहेगा? प्रतीक जी कहाँ से हैं सर? प्रतीक जी कहाँ से है बताइए प्रतीक जी। सर मैं हूँ हनुमानगढ़ राजस्थान से। और राजस्थान से और एक जुड़े हमारे साथ, आशीष सारस्वत। कहाँ से आशीष जी? सर हिंडौन सिटी, डिस्ट्रिक्ट करौली, राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट कितना दूर है हनुमानगढ़ से? सर काफी दूर है। काफी दूर है, चलिए। यस सर। तो हमारे साथ अब पूरा ऑलमोस्ट इंडिया का रिप्रेजेंटेशन हमको लग रहा है वो झुंझुनू के पास है। कहाँ पर है? झुंझुनू के पास है। क्यों आशीष जी? नहीं सर, झुंझुनू नहीं सर, जयपुर से करीब 160 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की तरफ, आगरा के नजदीक है। खड़गपुर साइड में? हाँ सर, आगरा 75 किलोमीटर पड़ता है हमारे यहाँ से। हाँ, तो फिर इधर ही पड़ गया ना, मथुरा और उसके रास्ते पे पड़ गया। यस सर, मथुरा, वृंदावन और आगरा उसी लिंक में है सर। तो आशीष जी कैसा लग रहा है आपको? दूसरा ही दिन सर अच्छा लग रहा है सर। चलिए बहुत डीपली रिसर्च हो रही है सर, तो अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए फिर। सर बख्शी बोल रहा हूँ। हाँ बख्शी। अभी प्रतीक सर ने बोला था ना TDS का नंबर कैंसिल करने के लिए, हाँ हाँ हाँ, एक प्रोसीजर मिला है, मैं उनको फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है, आपको भी फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक ठीक। अच्छा सर वो एक्सपोर्ट और ड्यूटी का रिफंड वाला जो बता रहे थे ना, इनपुट नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा, हाँ हाँ, और इनपुट भी नहीं मिलेगा, वो क्या था सर? एक बार क्लियर कीजिए ना। नहीं, LUT के रूट के थ्रू जाएंगे और एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है तो भी नहीं मिलेगा, और अगर आप टैक्स पेड के रूट के थ्रू जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो पहले सिर्फ LUT का रूट वाला रिस्ट्रिक्शन था, टैक्स पेड वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं था। आप टैक्स पेड वाला रिस्ट्रिक्शन भी डाल दिए। मतलब सर कौन सा ITC नहीं मिलेगा? कोई भी ITC का रिफंड नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ITC अपने सर उसको तो दूसरा जगह क्लेम कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, वो तो कर ही सकते हैं, आप कहीं और एडजस्ट कर लीजिए, क्या दिक्कत है? अगर आपका डोमेस्टिक सप्लाई भी है तो वहां एडजस्ट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है सर। अच्छा, मैं सबको बता रहा हूँ, आप लोग कोई भी एक टॉपिक पे एक सेशन तैयार कीजिए और हम लोग मिलते हैं, विल डिस्कस। अरविंद जी भी काफी सेशन लेते हैं, राजेश जी भी लेते हैं। तो जो जो ले सकते हैं और जिनको इच्छा है, क्योंकि उससे आपका नॉलेज बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि आप पढ़ेंगे, रिसर्च करने की आदत लगेगी, है ना? कीजिएगा। कल मुझे लगता है कि अन्वेष आएगा और उसमें जो इंटरप्रिटेशन कैसे, टैक्स स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए फिर आज के लिए थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच, यू आर वेरी गुड, एक्सीलेंट। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। नमस्ते। नमस्ते।